श्री राम के चरणों में नमन करते हुए और राम राज्य मिशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, पूरी टीम, उनको बहुत बहुत बधाई। पूरे देश से पधारे और ख़ास तौर से हमारे राज ऋषि राजेंद्र सिंह जी नरूका साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राम राज्य मिशन के, और संस्थापक और उनकी पूरी टीम को नारायण सिंह जी नरूका जी, जो आज होस्ट हैं हमारे इस बहुत सुंदर भवन के, बहुत सुंदर जगह के, लोसल की धरती के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज साहब, भिंडर साहब, हमारे एकलिंग दीवान के महाराणा विश्वराज सिंह जी और मेघराज सिंह जी बाबोसा, राव साहब, शाहपुरा राजेंद्र सिंह जी, नांगली साहब, मनोज सिंह जी, मंजीत पाल भाई, और मंच पे विराजे सभी अतिथि, मुख्य अतिथिगण, आप सबको बहुत बहुत आभार और पूरी टीम का बहुत बहुत आभार कि हमको याद किया यहाँ पे। तो मेरा ये विचार है और कि राम राज्य मिशन की जो पहल है, आज सबको यहाँ पे इकट्ठा करके और पूरे एक विचार विमर्श किया गया 2 दिन के लिए। तो मेरा ये मानना है कि एक वाक्य मैं बताऊंगा आपको राम के काल का, कि एक कुत्ते का और एक महाराज का जो विवाद हुआ था, उस पे और ये लोकतंत्र पे कैसे लागू होता है। वो एक जनता की चेतना की पराकाष्ठा की एक परिभाषा है कि जनता में राम के राज्य में कितनी बड़ी चेतना थी। तो पीड़ित उसमें कुत्ता था और एक महाराज थे, उन्होंने उसको डंडे से मार दिया। तो राम ने पीड़ित को ही बोला कि भाई तेरे को क्या सजा देनी है, तो भाई उसको सजा दे दे। तो कुत्ते ने, जो पीड़ित था, उसने पीड़ित ने सजा दी कि साहब ये एक मंदिर है, मंदिर का सेवक बने और मंदिर का पुजारी बने, और महाराज है उसकी सेवा करे। तो निर्णय हो गया और वहाँ से दोनों चले गए। लेकिन जनता को ऑब्जेक्शन हुआ कि साहब ये जो निर्णय लिया गया है बिल्कुल गलत है, ये हमको समझाया जाए। ये चेतना की पराकाष्ठा है। तो राम ने वापस दोनों को बुलाया कि साहब, फिर कुत्ते को बोला कि तूने सजा क्यों दी। उसने कहा कि साहब पिछले जन्म में मैं भी सेवा करता था मंदिर की, और मेरे अंदर भी लोभ आया, कुछ ना कुछ पाप हुआ, उस पाप का भोगी मैं हूँ कि अगले जन्म में मेरे को कुत्ता बनने को मिला है। तो इसको जो ये दंड मिलेगा, इस जन्म में कुछ ना कुछ ये पाप करेगा, और पाप का भोगी इसको अगले जन्म में, अगले 7 जन्म तक इसको भोगना मिलेगा। तब जाके लोगों को संतुष्टि हुई। तो मेरा ये कहना है कि राम राज्य तभी, लोकतंत्र में तभी सफल होगा कि अगर जंगल कहीं हैदराबाद के आसपास जल रहे हैं तो राजस्थान के लोग उस पर ऑब्जेक्शन करने चाहिए। छत्तीसगढ़ में जंगल कट रहे हैं तो देश के पूरे लोग उस पर ऑब्जेक्शन उठाने चाहिए। आपके लद्दाख में अगर कहीं जमीन बिक्री है, उस पर लोग ऑब्जेक्शन उठाने चाहिए। और दूसरा मेरा पॉइंट यह है कि साहब, मेरा निजी मानना है कि देश आज भी गुलाम है और गुलामी की पराकाष्ठा पे चल रहा है। मैं 3 उदाहरण देना चाहूँगा, मंदिर, शिक्षा और इतिहास। मंदिर मुगल काल में भी तोड़े जाते थे, अंग्रेजों के काल में भी कब्जे थे। आज भी हमारे जो मंदिर हैं उनमें 35 से ज़्यादा नियम कायदे लगा रखे हैं सिर्फ मंदिरों पे। दूसरे मस्जिद पे, गुरुद्वारे पे, चर्च पे कोई एक भी नियम नहीं है भारत सरकार का। मंदिरों पे 35 नियम हैं, और 1 लाख से ज़्यादा मंदिर आज राज के कब्जे में है। ब्रिटिश राज के भी कब्जे में रहते थे, आज भी इसको राज ही बोला जाएगा। आज भी राज के कब्जे में है, क्योंकि क्षत्रियों के राज में मंदिर खुले होते थे। और 1 लाख करोड़ की संपत्ति मंदिरों के नीचे है, वो भी राज के कब्जे में है। और दूसरे धर्मों की जितने भी मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च उठाएंगे, कुछ भी, एक भी संपत्ति राज के पास कब्जे में नहीं है। मंदिर आज भी कब्जे में है। दूसरा उदाहरण साहब, शिक्षा जो आक्रमण करता है, उन्होंने भी तक्षशिला, आपके नालंदा, सब विश्वविद्यालय जलाए। अंग्रेज आए, उन्होंने लगभग 7 लाख गुरुकुल यहाँ पे बंद किए। 7 लाख का आप समझ सकते हैं, हर गांव में, हर जिले में कितने गुरुकुल होते थे। और उस टाइम में गुरुकुल में
ये आज कहते हैं कि साहब हमारा शोषण करते थे उस टाइम में, पढ़ने नहीं दिया जाता था, हमको लिखना पढ़ी नहीं किया जाता था। 80% ओबीसी और SC ST जो आज को अगर तुलना करें, उस टाइम ओबीसी SC ST होती नहीं थी, उस वर्ग टाइम के 80% ओबीसी और SC ST गुरुकुल में पढ़ते थे। और आप देखेंगे कि साहब जो रविदास जी महाराज हैं चित्तौड़ में, वो गुरु थे, मीराबाई के गुरु थे, राणा सांगा के। और अगर यही ओबीसी SC ST को अगर वंचित किया जाता पढ़ाई से, तो सबसे बड़ा उदाहरण है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। उनकी शिक्षा पे योगदान अगर सबसे ज़्यादा किसी का है तो बड़ौदा रियासत का है। स्वामी विवेकानंद है, उनका सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो खेतड़ी रियासत है राजस्थान में, उसका है सब। और ये सबसे बड़ा जो तोड़ा गया है इस शिक्षा को, वो अपने शिक्षा चलती थी योग्यता के आधार पे। आज महाभारत, रामायण और जितने भी अपने वेद पुराण हैं, इनको माइथोलॉजी बता दिया गया है कि पौराणिक कथाएं हैं ये। तो सबसे बड़ा वो तोड़ना पड़ेगा साहब, ये माइथोलॉजी पौराणिक कथाएं नहीं है। ये अगर भाई रामायण और महाभारत पौराणिक कथाएं हैं तो अयोध्या में राम को क्यों पूजा जाएगा, और काशी, वृंदावन, मथुरा यहाँ पे आपके कृष्ण को क्यों पूजा जाएगा अगर ये पौराणिक कथाएं हैं तो सबसे पहले ये तोड़ना पड़ेगा साहब, ये पौराणिक कथाएं नहीं है, हमारे सत्य के आधार पे ये सब कथाएं हैं और हमको आज तक इन पे शिक्षा मिलनी चाहिए। तो क्योंकि गुरुकुल पे जो अपना मेन होता था संस्कृत जो भाषा थी वो एक माध्यम होता था, संस्कृत भाषा एक माध्यम होता था आपका। और वेद, पुराण और जितने भी ये सब आपकी कथाएं थी, ये आपको संस्कार सिखाने के लिए आपको पढ़ाई जाती थी। वेद पुराण संस्कार सिखाने के लिए, असली जो विद्या होती थी उसके लिए अलग शिक्षा होती थी कि आपकी कला हो गई, आपके सौर मंडल की हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, आपके कोई भी तरह की कला हो गई। एक क्षत्रिय आपकी एक अगर शस्त्र की भी कोई कला है, वो भी एक विद्या में आती थी, योग्यता के आधार पर विद्या थी। और आजकल की अपने जो शिक्षा पढ़ाई जा रही है वो सब बंदर घोड़े को सिखा रहा है गधे की चाल। ये शिक्षा अपने चल रही है कि साहब आप बच्चे को आपने भेज दिया स्कूल में, वो फेल हो पास हो उनकी कोई गारंटी नहीं है। 8 घंटे पढ़ाएंगे, घर में आके फिर स्कूल वाले कह देंगे साहब आपका बच्चा कमजोर है, इसकी ट्यूशन लगा दो। पहले साहब गुरुकुल में बच्चे को 7 साल का भेज दिया जाता था, 14 साल 15 साल बड़ा होके वो आता था, और गुरु उससे बड़ा होने के बाद गुरु दक्षिणा मांगता था। उसको कामयाब करने के बाद अर्जुन से गुरु दक्षिणा मांगी गई, द्रोणाचार्य ने मांगी, उसकी पूरी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद उसको योग्य पुरुष, महापुरुष बनाया जाता था। ये गुरुकुल का काम होता था, ना कि ये घोड़े को गधे बनाना। एक शिक्षक को योग्य बना के फिर गुरु दक्षिणा ली जाती थी, फीस जो ली जाती थी वो उसको योग्य करने के बाद फीस ले आती थी, ना कि कोई गारंटी नहीं है कि साहब फेल हो तो भी आपको फीस तो आपको भरनी पड़ेगी। ये अपने आधार हैं साहब मंदिर के और शिक्षा के और इतिहास के। तो आप देख ही रहे हैं साहब अपने को गाली मिलते हुए आ रही है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सब तक। और सबसे बड़ी दुर्गति ये हुई है कि साहब अगर 1947 के बाद कोई बेरोजगार हुआ है तो एक राजपूत ही हुआ है, क्योंकि उससे शस्त्र छीन लिए गए। जो उसका काम था सीमा पे रक्षा करना, उसके आपके गायों की, स्त्रियों की, सबकी रक्षा करना, वो काम उससे छीन लिया गया है। अगर कर्म के आधार पे 1947 के बाद बेरोजगार हुआ है, किसान का काम कर रहा है, खेत आपके कोई नाई है, नाई का काम कर रहा है, खाती का काम कर रहा है, लुहार का काम कर रहा है, एक क्षत्रिय ही बेरोजगार हुआ है। तो और आज के क्षत्रियों का आप देखेंगे साहब वर्ण की व्यवस्था में आप डालें, क्षत्रिय तो गायब हो चुका है। पहले क्षत्रिय पूछता नहीं था, कहीं अधर्म होता था तो वहीं का वहीं निर्णय होता था। आज सेना है अपनी क्षत्रिय है, जितने भी आपके कलेक्टर, एसपी, जितने भी पुलिस के विभाग हैं वो भी क्षत्रिय के क्रम में आते हैं। लेकिन साहब मैं आपको बताऊंगा आज सेना को भी परमिशन लेनी पड़ती है नेताओं से। नेताओं का कोई वर्ग ही नहीं है, ये शूद्र की कैटेगरी में आते हैं। जो सेवा का काम करता है वो शूद्र होता है। नेता जाता है कि साहब हम देश की जनता की सेवा करेंगे, वो शूद्र की कैटेगरी में जाता है, लेकिन बनता है वो वैश्य। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैश्य का काम होता है बिजनेस करना, लेकिन शूद्र की कैटेगरी के जनता से हाथ जोड़ के सेवा करने के लिए देश की, वो चले जाता है बिजनेस करने। तो बिजनेस के हाथ में अगर सेना है, अगर बिजनेसमैन के हाथ में अगर आपका
अगर क्षत्रिय बिजनेसमैन के हाथ में है तो देश बिकना तय है। आपकी स्त्रियों का कोई निर्णय नहीं होना, बलात्कार होना है, आप 10 लाख 20 लाख दो पुलिस वाले को, वो आपका केस यही के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं, ना तो कोई गवाह मिल रहा है, ना तो कोई सबूत मिल रहे हैं। इनका क्षत्रियों का आज के सबका हाथ है, 2 नंबर के काम करा रहे हो इनका हाथ है। अभी पुलिस वाले का तो स्टेटमेंट भी था कि साहब जो भी पैसा लेता है उसमें सबसे अच्छे लोग हम पुलिस वालों का विभाग है, कि साहब एक बार पैसा लेते हैं तो हम कम से कम हम आपके वो रहते हैं कि साहब लॉयल, सबसे ज्यादा लॉयल अगर पैसा लेने के बाद कोई विभाग रहता है तो पुलिस वाला। इनका एक वीडियो चल रहा है, तो साहब ऐसे तो क्षत्रिय है। बाबूजी महाराज हैं, चौथा फेरा चल रहा था, छोड़ के अपना गाय के लिए अपना सर कटाए। अनेकों उदाहरण ले लेंगे आप, जौहर देखें, सत्यनारायण देखें। अगर क्षत्रियों ने कभी भी ये बलिदान इस आधार पे नहीं दिया कि देश बिक रहा है कि नहीं बिक रहा, आज राणा सांगा को गाली मिल रही है, उदयपुर से चल के हुए आए, क्षत्रियों ने अपना काम करते हुए पूरा बिल्कुल वो करते हुए आए। लेकिन आज का क्षत्रिय जो इनको शूद्र के आधार पे वैश्यों के हाथ में अगर क्षत्रिय है तो देश का बिकना बिल्कुल तय, देश का बिकना बिल्कुल तय। और पीछे से अंगुली भी आ रही है, तो मैं ये कहूँगा साहब, क्षत्रिय अपने को अगर साफा, घोड़ा और तलवार, ये तीनों आज क्षत्रिय के पास नहीं है। बहुत लोगों को साफा बांधना भी नहीं आता, साफा बांधना आता है तो घर में घोड़ा नहीं है, और घोड़ा अगर चलाना भी आता है तो तलवार चलानी भी नहीं आती। तो मूल काम अपने तीनों छूट चुके हैं। तो अपने को मैं आपको कहना चाहूँगा कि सब महाराणा प्रताप के वंशज अगर वो ये रोते कि साहब हमारा हल्दी घाटी का युद्ध है, हम हार चुके हैं, अगर महाराणा प्रताप के वंशज ये लड़ाई लड़ते कि साहब हल्दी घाटी का हम युद्ध जीते हुए हैं, वो लड़ाई उनके वंशज कभी नहीं लड़े। अपने को साहब ये एक निर्णय यहाँ पे करना पड़ेगा साहब, इतिहास की रोटी अगर अपने खाई है और वर्तमान में उसका सिर्फ आप इतिहास में जो रोटी खाई हुई है वर्तमान में उसका आप सिर्फ उसका एग्जाम्पल ले सकते हो, उससे सीख सकते हो कि साहब वर्तमान में रोटी बनाई कैसे जाती है, कैसे जले नहीं, कैसे हटा उसरना है, कैसे पकाई जाती है। और भविष्य में रोटी का अगर आपके पास जुगाड़ नहीं है, एक दिन आपके बच्चे भूखे मरना तय है। तो क्षत्रियों को इतिहास पे रोना बंद करना पड़ेगा। इतिहास में आपका जो जो हुआ उससे सीख लो कि साहब वर्तमान में उसका कैसे यूज ले सकते हैं, भविष्य में नई रणनीति के तौर पे, क्योंकि क्षत्रिय आज बेरोजगार हो चुका है, नई रणनीति के तौर पे अपने को काम करना पड़ेगा साहब भविष्य में। नहीं तो हर 36 कौम में से 35 कौम अपने को गाली देना चालू कर देगी। आधे तो दे ही रहे हैं, आधे तो अपने दे ही रहे हैं। तो इतिहास की रोटी साहब अपने को थपथपाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि नाई अगर खेती का काम भी अगर कोई अच्छा नहीं करना हो तो उसको भी गाली पड़ेगी, नाई ने अगर बाल सही नहीं काटे तो उसको भी गाली पड़ेगी, आपका ड्राइवर भी ढंग से अगर गाड़ी नहीं चला रहा तो उसको भी गाली पड़ेगी। तो क्षत्रिय आज मूल काम कर नहीं रहा है। इतिहास में अपन रोटी खा रहे हैं साहब, 3 पीढ़ी पहले अगर कोई नाई ने दादोसा के बाल काटे तो कि साहब मेरे को भी पैसे दे दो, मेरी भी पीठ थपा दो। आप कह दो कि साहब तूने तो 3 पीढ़ी पहले काम किया था, अब क्या कर रहा है। वर्तमान में अपने को भविष्य की रणनीति तय करनी पड़ेगी साहब, अपना क्या काम है। और अंत में ये कहूँगा साहब, रोयाओं राज कौन मिले लो, भोग्याओं राज मिले लो। आप रोते रहोगे उससे कुछ नहीं होगा, रोयाओं राज कौन मिले, भोग्याओं राज मिले लो। जय मां करनी।